हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इस पूरे इंडिया के अंदर, और ऐसी कंपनी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी और वो कंपनी आपको देखने से भी पता लग रहा होगा। ये ऑयल बेस्ड कंपनीज़ हैं जिनमें तीन कंपनीज बेसिकली आती हैं जिन्होंने मार्केट शेयर कवर अप किया हुआ है, जिसमें आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सेकंड है एचपीसीएल और थर्ड है बीपीसीएल। ये तीनों ही कंपनी अपने आप में एक जो कह दे तो मिसाल है इस देश के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए और कंपनी मैनेजमेंट के लिए। तो ये कुछ वीडियो एक लंबा जाएगा, तो आप इसको ध्यान से सुनना और इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें 4 5 6 चीज़ें इतनी ज़बरदस्त है इन कंपनीज़ के अंदर जो आपको और बाकी कंपनीज़ में मिलेंगी ही नहीं देखने को। उनमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिस होगा जो उस कंपनी को नेगेटिव बनाता होगा, लेकिन इन कंपनीज़ के अंदर इतनी ज़बरदस्त इनकी वैल्यूएशन है, सब कुछ इतना ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी कंपनीज़ हैं, कहीं पे भी एक नेगेटिव साइन नहीं है इन कंपनीज़ के अंदर। तो उनमें से मैं आपको 5 6 पॉइंट बताता हूँ कि क्यों कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, और क्यों आपको इसमें बना रहना चाहिए, और किस लिए ये इतनी अच्छी कंपनी है वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से। और अब करेक्शन भी है इन कंपनीज़ के अंदर। तो इनमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है। कोई भी बिजनेस होता है वो इसलिए चलता है कि वो प्रॉफिट कर रहा होता है। वो प्रॉफिटेबल कंपनी होगी कोई भी तो वो ग्रो अप करेगी, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करेगी और जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको डिफीट करेगी। प्रॉफिट होगा तभी वो चीज़ें कर सकती है और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये कंपनीज़ के अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ तो यही है कि एक हाई मार्जिन प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है, और ये तीनों कंपनीज़ ऐसी कंपनीज़ हैं जो तीनों ही प्रॉफिट देती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। क्योंकि आपको पता ही है कि जो हम डीजल पेट्रोल यूज़ करते हैं कितने लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, और इन पे हमारी डिपेंडेबिलिटी कितनी बढ़ चुकी है आज के टाइम में। पहले लोग साइकिल, रिक्शा ये सब चलाया करते थे, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया करते थे, लेकिन आप देखेंगे कि डे बाय डे हर एक बंदे के पास अपना व्हीकल है। अब तो मोस्टली ऐसे होने लग गया कि फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो सभी चारों के चार ये चाहते हैं कि मेरे पास अपनी बाइक हो, चारों के पास, और कार हो। क्योंकि हर एक बंदा अपनी अलग जॉब कर रहा है, अलग बिजनेस कर रहा है, तो उसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस वजह से ऑटोमोबाइल्स में भी अपना सेल बढ़ रही है। दूसरा, जब लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे तो उसमें पेट्रोल और डीजल तो उनको डलवाना पड़ेगा, तो इस वजह से इनकी सेल ऑलरेडी इतनी बढ़ रही है और ये आगे बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है, ये आप लिख के ले लो। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही जो मैंने आपको बताई कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। सेकंड ये है कि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और डिविडेंड भी कोई छोटा मोटा नहीं देती कि 1% दे दिया, 2% दे दिया, 4% दे दिया, 10 10 15 15 20 20% डिविडेंड देती है ये कंपनीज। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। आप अपना बाज़ार में मार्केट में पैसा देते हैं तो 1.5% पे देते हैं, और वही 1.5% ये डिविडेंड दे रही है, आपका सिक्योर है इसमें इन्वेस्टमेंट करके। बाज़ार में पैसा देते हैं उसका पता नहीं होता कि जैसे अब कोरोना टाइम पीरियड में कि वो लोग आपको पैसे रिफ़ंड भी करेंगे या नहीं, ब्याज तो छोड़ दो आप कि आपका असल भी आएगा नहीं आएगा। तो उससे जो आप 1% 1.5% पे बाज़ार में पैसे दे रहे हैं तो आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 15 20% का डिविडेंड देती है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो बंदे अपना 10% 15% में सेटिस्फेक्शन है तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको डिविडेंड भी मिलेगा और साथ ही साथ ग्रोथ भी मिलेगी, और आगे आने वाले टाइम में इन्हीं का ही फ्यूचर है तीनों कंपनियों का। तो सबसे बढ़िया बात इसमें डिविडेंड पेइंग कंपनी होगी ये। और सेकंड थर्ड चीज़ इसमें यह है कि ये डेट फ्री कंपनीज़ है। इन पे किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं है, किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है इन पे। जो है अभी तो बहुत ही मिनिमाइज है, जिससे इस कंपनियों को फ़र्क नहीं पड़ता। और जो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6,000 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है, ईयर ऑन ईयर 20-25 हज़ार करोड़ के उनके प्रॉफिट आ रहे हैं, तो ऑलरेडी सीधी सी बात है कि डेट फ्री कंपनीज ही होंगी वो,
उनको अपना पैसा उठाने की क्या ज़रूरत है जब उन पे इतना बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। तो उनको कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना डाइवर्सिफाइड करना है बिजनेस, एक्सपेंड करना है अपना बिजनेस, तो उन पे ऑलरेडी सफिशेंट फंड है अपने पास ही। तो ये हर एक कोई भी कंपनी हो, जो मैंने अभी तीसरा ये पॉइंट बताया, तो ये कंपनी का एक गुड साइन है कंपनी के लिए, और इन्वेस्टर के लिए तो है ही है। तो उनको किसी भी तरह से इनसिक्योर फील नहीं है इन कंपनीज़ के अंदर। और फोर्थ चीज़ इसमें क्या है कि मोनोपोलीज कंपनीज़ है। मोनोपोली कैसे है? आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये 3 कंपनीज 80 से 90% शेयर कवर अप करता है पूरे इंडिया में। इनसे अलग कोई ऑयल पंप सी नहीं है, जो है तो बहुत ही कम है। रिलायंस का हो गया, और बाकी होंगे जैसे एसआर वालों के हो गए, बहुत ही कम है। 90% मान के चलिए कि इन्हीं का ही शेयर है। तो एक मोनोपोली बिजनेस हो गया, तो इनको कंपटीशन का कोई ख़तरा ही नहीं है किसी और बिजनेस से, कि कोई और आएगा हमें कंपटीशन देगा तो हमारे मार्जिन पे फ़र्क पड़ेगा। इनका मार्जिन फिक्स है। गवर्नमेंट की चलो कुछ पॉलिसीज़ रहती हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, या वैसे तो मोस्टली इलेक्शन की वजह से इन पे थोड़ा प्रेशर बनता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन कंडक्ट होते हैं फिर से इनको अपना वो मार्जिन इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इनको तो बेनिफिट है ही है मोनोपोली बिजनेस होने की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज़ है। और फिफ्थ चीज़ ये है कि इसमें वाइड स्कोप है। ये कंपनीज जो है इसमें स्कोप बहुत वाइड है इनके लिए। ये नहीं है कि हाँ भाई तेल बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे मोस्टली 99% जो व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सभी अपना तेल पे डिपेंडेंट है, और एकदम से कोई चेंजेस नहीं आते। चलो अच्छा है कि पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आ रही है, ईवी लेके आ रही है, सीएनजी लेके आ रही है, पीएनजी लेके आ रही है, एलएनजी लेके आ रही है। वो अपना आप में अच्छी चीज़ें हैं कि जिससे हमें क्योंकि 80 to 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे हमारी डिपेंडेबिलिटी फ़ॉरेन कंट्रियों पे कम रहे। इस वजह से हम इस और शिफ्ट हो रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरफ जा रहे हैं, कि हम खुद से अपनी चीज़ तैयार करें, इथेनॉल जैसे तैयार करें, हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो हमें यूएसडी में देनी पड़ती है। तो वो हमें जैसे हमारी करेंसी का रेट गिर जाता है तो हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है, तो उस वजह से हमें ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी जो जीडीपी है वो गिरती है, उस वजह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है हमारा। तो उस वजह से ही जो ये कंपनीज है, एक वाइड स्कोप कंपनीज है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईवी सेगमेंट आया है, ठीक है। इस कंपनी ये अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड कंपनीज कर रहे हैं। इन दोनों को हम साथ साथ समझेंगे कि वाइड स्कोप क्यों है और ये डाइवर्सिफाइड कंपनीज है, कि अपने बिजनेस को ये साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सिचुएशंस, कंडीशंस जो भी चल रही हैं इस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है कंपनीज। ईवी सेगमेंट में आप देख लीजिए, या अपना टाई अप कर रही है, कहीं एक्साइड से टाई अप किया है, और बाकी कंपनीज से भी वो टाई अप किया जा रहा है इनकी कंपनियों के द्वारा। सीएनजी आप देखेंगे कि इनके जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे सीएनजी भी अवेलेबल हो रही है, ईवी बैटरी स्टेशन भी लग रहे हैं। तो ये सारी तरह से एलएनजी, पीएनजी जो भी है उसमें भी आगे काम कर रही है। ये अपना बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में भी अपना ये काम कर रही है। इथेनॉल भी कह रहे हैं कि ब्लेंडिंग होगी तो यही कंपनीज अपनी इसको ख़रीद करेंगी। तो इन कंपनीज़ के लिए नुकसान कहाँ है? कहीं पे भी नहीं नुकसान दिख रहा है। इनको तो ओवरऑल सारी तरह से बेनिफिट ही है, क्योंकि इनके ऑलरेडी पूरे कंट्री के अंदर इतने पंप्स हैं कि ये उन्हीं में ये सारा सेटअप कर दे तो इनके लिए, और बाकी जो कंपनीज ईवी सेगमेंट से है, इथेनॉल सेगमेंट से है, सीएनजी से है, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो इनके साथ टाई अप करें, कि उनको सेटअप करने में एक तो टाइम सेविंग होएगी, दूसरा कॉस्ट सेविंग होएगी उनको, और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि ऑलरेडी वो जहाँ पे इनके पंप्स लगे हुए हैं वो प्राइम लोकेशन पे हैं, वो सभी फॉर्मेलिटीज़ इनकी पूरी की हुई होती हैं कि कहाँ पे हमारा पंप होना चाहिए, कहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, और वहीं पे ईवी स्टेशंस लग जाएंगे, सीएनजी पंप्स लग जाएंगे इन्हीं पे ही। तो बाकी कंपनियों को भी फ़ायदा ही है इन चीज़ों से। तो ये तो इनके 6 पॉइंट्स जो मैंने बताए कि प्रॉफिटेबल कंपनीज है, डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, डेट फ्री कंपनीज है, मोनोपोली कंपनी है, वाइड स्कोप है कंपनी में, और डाइवर्सिफाइड कंपनीज है। जो ये 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये कंपनी के अंदर किसी भी कंपनी में आपको दिखती है तो उससे बढ़िया और क्या सकता है। कि मेरे हिसाब से तो आप
इन कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में ही बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इन्हीं कंपनियों को बंदा सर्च करता है कि मुझे कुछ ऐसी कंपनी मिल जाए कि जो मुझे ग्रोथ भी दे रही हो, डिविडेंड भी दे रही हो, डेट फ्री भी हो, जिससे मुझे खतरा ना हो किसी भी चीज़ से, कि इनसिक्योर ना हो मैं। और मोनोपोली कंपनीज भी हो जिससे उसका स्कोप जो है आगे, उसके कोई कंपटीटर हो वो उस कंपनी की वैल्यूएशन को डिवैल्यूएट ना कर दे। तो वो सारी चीज़ें इन कंपनीज के अंदर हैं। तो बंदे को इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके अपना होल्ड करके रखना चाहिए फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए और अपने लिए भी। जो अपना 50 की एज में है वो तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही इसको ख़रीद करके रखेंगे। जो अपना यूथ है 25 से 35 साल के लिए, उनको अपना रिटायरमेंट से बहुत पहले इसमें बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। और अपने बच्चों के लिए तो वो अपना इसमें बहुत बढ़िया उनको गिफ्ट के तौर पे दे के जा सकते हैं। जैसे लोग अपना लैंड दे के जाते हैं, कभी कुछ और चीज़ें दे के जाते हैं, सोना कुछ। अब तो इन्हीं का ही फ्यूचर है, अब तो यही आने वाले टाइम में एसेट्स दे के जाया करेंगे लोग, शेयर्स। जैसे हम पहले सुनते थे किसी किसी का 100 में से 1% कि हाँ भाई उसके इतने शेयर्स खरीदे हुए थे, 100 के उसके 200 हो गए, 200 के 2000 हो गए, बोनस शेयर मिल गया, स्प्लिट होके ऐसे करते करते उसके आज 1000 करोड़ रुपए उसने 30 साल में ऐसे बन गए उसके। तो अब तो लोग इन्हीं की तरफ अपना बढ़ रहे हैं। तो हम आईओसी की बात कर रहे हैं, तो आईओसी का आप जो चार्ट देखेंगे ना, इसमें मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ। इसमें आप ये देखिए 2017 में इसने लाइफ टाइम हाई अपना 214 के आसपास बनाया हुआ है। और उससे बहुत ही करेक्शन पे है, ऑलमोस्ट 60-70% डिस्काउंट पे चल रहा है ये ऑलरेडी। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि प्रॉफिटेबल कंपनीज़, और अब मौका मिल रहा है इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करके। देखो वो तो जो आप इसका लो देखेंगे ना, वो तो अपना 2020 का था, वो तो सभी शेयर्स में देखेंगे आप, जितने भी लिस्टेड शेयर्स थे उस टाइम पे तो सारी मार्केट गिरी ही थी। इसमें आप देखेंगे कि 80 के आसपास शायद गया होगा ये, जैसे कि इसमें दिख रहा है वो 75 के आसपास गया है ये, 70 मान लो आप। उस टाइम तो सभी ऑलमोस्ट 2-2, 3-3 टाइम्स नीचे गिर चुके थे। लेकिन अब फ्यूचर क्या है इनका, अब देखा ना हमने, तो उस टाइम पे तो एक बार मार्केट क्लैश हुई थी तो इस वजह से सभी स्टॉक गिरे थे। अब उससे कितने ऊपर आए, क्या लाइफ टाइम हाई पे चले गए? बिल्कुल भी नहीं गए। अभी तो इनको जाना है। जो इसके अब चार्ट से अलावा इसके डाटा की बात करेंगे हम, आप अपना खुद से देख सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें। देखिए इसका आप रेट देख ही सकते हैं कि 122 रुपये 40 पैसे पे ये बंद हुआ है। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,14,240 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसकी वैल्यू सिर्फ, इसका जो शेयर प्राइस है सिर्फ 122 रुपये है। और जो बुक वैल्यू के बिल्कुल इक्वल चल रहा है, जितनी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतनी ही बुक वैल्यू है इसकी, और उसी रेट पे आपको ये मिल रहा है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ये तो आप देखते हैं कि किसी की बुक वैल्यू 100 रुपये होती है और उसका शेयर प्राइस 500 रुपये चल रहा होता है, सिर्फ किस बेस पे, सेंटीमेंट्स के बेस पे और विश्वास के बेस पे, और बाकी और भाई बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं जो बंदे सोचते हैं। फेस वैल्यू आप देखेंगे 10 रुपये इस कंपनी की फेस वैल्यू है। और डिविडेंड, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोली थी कि देखो 10% डिविडेंड देती है, इससे बढ़िया और अपॉर्चुनिटी आपको और क्या मिलेगी। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का 30 रुपये, 30 रुपये महीने की बात है, 30 रुपये। और इसके अब बैलेंस शीट में देखेंगे ना हम, तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी 2017 से 2021 में देखेंगे आप, इसकी सेल्स 3,55,380 करोड़ की इसकी सेल। देखिए कभी किसी कंपनी की इतनी सेल। वो इसी वजह से जो मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली बिजनेस है, 3 कंपनीज हैं जो ऑयल सप्लाई करती हैं पूरे इंडिया में। और 2021 में इनकी लाइफ टाइम हाई 2019 में थी ये
5,28,157, जो धीरे धीरे कम होती हुई 2021 में 3,63,950 करोड़ रह गई। और इसकी प्रॉफिट की बात करेंगे ना, जो आप ये देखो 19,745 करोड़ इनका प्रॉफिट है 2017 का, और लगभग बिल्कुल सेम ही चल रहा है 2021 तक। 2020 को छोड़ दे तो एक्सेप्शनल केस है 2020 कोविड-19 पेंडेमिक। अर्निंग पर शेयर जो मैंने आपको बताई था, इसका 20 रुपये 30 रुपये कितना है इसका, 23-23.5 रुपये अर्निंग पर शेयर इसका है। डेट टू इक्विटी 1% ओनली। और इसकी प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स की इसकी 51.1%, जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि 50+ जिनकी होल्डिंग होगी प्रोमोटर्स की, तो वो कंपनी में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको थोड़ा वॉच करके रहना होता है। इन कंपनियों में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग कम नहीं करेंगे। बाकी जो कंपनीज होती हैं जो बॉर्डर पे बैठी होती हैं बिल्कुल 51% के आसपास, थोड़ा उनमें ख़तरा बना रहता है। लेकिन वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। FIs की जो आप होल्डिंग की बात करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी FIs इसमें होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहा है 5.83 से 8% तक इसकी होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है। DIs की होल्डिंग की बात करेंगे, सितंबर 21 में इसने कम कर दी थी, अब फिर दोबारा से उतनी लेकर आ गया जितनी सितंबर 21 से पहले थी। पब्लिक की आप बात करेंगे, देखो पब्लिक की कितनी होल्डिंग कम हुई है, पहले से भी कम हो गया। जून 2021 से पहले इन्होंने इंक्रीज़ की थी, फिर इनकी अब कम हो गई है। और इसकी जो अब खबर आई है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बढ़िया इसमें क्या चीज़ आई है अभी, ये NDTV.com की तरफ से ये जो खबर आई है, इन्होंने जो बोल रहे थे कि रशिया यूक्रेन की वजह से जो तेल है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा, और हो भी गया है। 75 से लेकर 140 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से रेट पहुंच गया था, लेकिन अब फिर $100 के आसपास रेट आ चुका है। और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें खबर में देखना क्या बढ़िया ट्विस्ट आएगा इसमें। हमारे लिए तो बिग अपॉर्चुनिटी है, और इन कंपनीज़ के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूँ। द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड अ डील विद द रशियन ऑयल कंपनी टू इम्पोर्ट 3 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल अकॉर्डिंग टू NDTV सोर्सेज। NDTV सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी है उसने रशियन ऑयल कंपनी से 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदा है, और वो भी 20 से 25% डिस्काउंट पर। अब इसका रेट तो नहीं ये बता रहे हैं कि हमने 70 पे ख़रीदा है, 75 USD डॉलर प्रति बैरल। USD नहीं, सबसे ट्विस्ट की बात इसमें क्या है कि ये जो डील हुई है इनकी, या तो रुपीस में चलेगी या रूबल में चलेगी, जो रशियन करेंसी है, या उसमें ये डील होएगी, या इंडियन करेंसी में डील होएगी। हमें USC करेंसी में डील नहीं करनी है इसमें, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता था। तो ये इन कंपनीज़ के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप देखेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ साइंड ए डील विद द रशियन ऑयल कंपनी टू इम्पोर्ट 30 लाख बैरल ऑफ क्रूड ऑयल अकॉर्डिंग टू NDTV सोर्सेज। इट्स अ कंपनी टू कंपनी डील, द सोर्सेज एडिड। While Western countries have imposed sanctions including the USA oil import embargo on Russia in response to Moscow attack on Ukraine, there are no restrictions on Indian oil companies for buying crude oil from Russian oil companies. इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, USA ने इस पे सैंक्शंस लगा दी थी, रोक लगा दी थी कि हमने जो ऑयल इंपोर्ट है जो रशिया से होता था, और बाकी जो भी चीज़ें थी कि हम रशिया से कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इंडियन ऑयल कंपनीज़ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है,
जैसे कि इसमें क्लियर दिया हुआ है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन ऑयल कंपनीज फॉर बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशियन ऑयल कंपनीज। क्योंकि अपने इंडियंस ने कोई ऐसी ट्रीटीज़ ही नहीं की हुई बाकी फॉरेन कंट्रियों के साथ, यूएसए के साथ या नाटो के साथ या वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, कि जिससे हमें रशिया के साथ ये सैंक्शंस लगाने पड़े या जो ऐसे लगाया कि हमें उनको फॉलो अप करना पड़े, क्योंकि हमारी ऐसी ट्रीटीज़ ही नहीं है। तो हमें एक बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे कि रशिया के साथ हम डील करके अपना अच्छी ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और चलो वो मैं बाद में बताऊँगा एक और चीज़ इसमें। इंडियाज लेजिटिमेट एनर्जी ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी पोल्यूटेड कंट्री सेल्फ that drew a response from the US, which said India importing this quantity asked that the possibility that India could take up the Russian offer of this to crude. White House press तो ये तो थी IOC कंपनी की बात। अब चलते हैं इसमें HPCL के बारे में, देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है ये। आफ्टर IOC, HPCL buys 2 million barrel Russian crude. MRPL seeks 1 million barrel। पहले IOC ने अपना रशियन ऑयल कंपनी से 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल ख़रीदा। उसके बाद HPCL ने भी डील की रशियन ऑयल कंपनी से, उसने 20 लाख बैरल रशियन क्रूड ख़रीदा है। और MRPL भी अपना 10 लाख बैरल रशियन ऑयल कंपनी से क्रूड ख़रीदने जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे, देखिए कंपनी, आफ्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ बॉट 2 million barrel of Russian crude oil as Indian refiners step up efforts to secure Russian oil available at deep discounts. Just like IOC, HPCL also bought Russian Urals crude through European trader Vital, sources with knowledge of the development said. Separately, Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited has floated a tender seeking 1 million barrel of similar crude oil. जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि IOC के बाद HPCL ने ख़रीदा और MRPL अब क्यू में है, वो अपना 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल रशियन ऑयल कंपनी से ख़रीदने की तैयारी कर रहा है। Western sanctions on Russia over its invasion of Ukraine has prompted many companies and countries to shut its oil. This has led to Russian crude being available in the market at deep discount. To capture the opportunity, Indian refiners are floating tenders to buy such discounted oil. The tenders are mostly won by traders who would have stocked inventories of the cheap Russian oil, the sources said. IOC, the nation's top oil firm, last week bought 3 million barrels of Urals through Vital for May delivery at a discount of USD 20 to 25 a barrel to dated Brent। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अपना 20 से 25% डिस्काउंट पे अपना इन्होंने ये तेल ख़रीदा है। तो ये अभी 3-4 दिन पहले की खबर है। उस टाइम पे क्या रेट था, $100 प्रति बैरल के रेट पे ये अपना तेल बिक रहा था। तो 20 से 25 के डिस्काउंट का मतलब हो गया कि ये अपना 75 से 80 के बीच में इन्होंने ये तेल ख़रीदा होना चाहिए। जो रेट रशिया यूक्रेन के उसकी वजह से रेट बढ़े थे उस टाइम, उससे पहले 65-70 के आसपास चल रहा था, तो उसी रेट में इन्होंने ख़रीदा है। तो ये जैसे रेट भी बढ़ाने की बात कह रहे थे कि इतना तेल महंगा हो गया, इससे महंगाई बढ़ेगी तो कंपनी के मार्जिन्स पर भी फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने अपना, आप देख ही सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही सही प्राइस पे रशिया से डील की है और इसकी डिलीवरी जो होगी वो मई के महीने में होगी। इसका मतलब इन पे रिज़र्व पड़ा रहता है ऑलरेडी। जो अभी तक तेल इतना महंगा हो गया था 140 रुपये, और हम डीजल 85 रुपये और पेट्रोल 95 रुपये
तक खरीद रहे थे, तो इनको कंपनी को उस रेट में बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन पे ऑलरेडी पिछले रेट का वो तेल पड़ा हुआ था। और अब इन्होंने जो डील की है वो अब भी उसी रेट के हिसाब से की है, तो अब भी मेरे हिसाब से ये रेट बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही कच्चा तेल मिल गया है। महंगाई का जो महंगा तेल हुआ था उसका कोई असर नहीं इन कंपनीज पे पड़ने वाला है, और ना ही आम जनता के ऊपर ये असर पड़ेगा। Meanwhile, Reliance Industries Limited, operator of the world's biggest refining complex, may avoid buying Russian fuel as it has a huge exposure in the US and the sanctions against Moscow may impact its business. जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो रशियन ऑयल कंपनी से क्रूड नहीं खरीदेगी, क्योंकि इनके जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो सेटअप हैं वो यूएसए में है और बाकी कंट्रीज़ में है। जो अगर ये वहाँ से ख़रीदती है तो इनके बिज़नेस पे भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, इनके बिज़नेस पे भी सैंक्शंस लग सकती हैं। तो इस वजह से ये अपना रशियन ऑयल कंपनी से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगी। Since 2020, IOC has had a term or fixed volume deal to buy crude oil from Russia's Rosneft, but it rarely imported volumes under the term deal as the cost of transporting the oil from Russia made it uneconomical. Have turned the tide in favor of Russian crude. देखिए इसमें वही बात बताई हुई है, विद डिस्काउंट ऑफ USD 20 to 25 पर बैरल हैव टर्न द टाइड इन फेवर। किसके फेवर में जाएगा? रशियन क्रूड के, और इंडियन रिफाइनरीज आर लैपिंग इट अप, द सोर्सेज सेड। रशियन क्रूड ऑयल कंपनीज के बेनिफिट में जाएगा और इंडियन रिफाइनरीज कंपनीज के फेवर में जाएगा। और इंडियन रिफाइनरीज कंपनीज कौन सी हैं? IOC, HPCL, BPCL और MRPL। ये तो चलो छोटी मोटी कंपनीज हैं, इनको भी बेनिफिट मिलेगा। MRPL विच जस्ट लाइक HPCL इज़ आल्सो ए सब्सिडरी ऑफ स्टैंड ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC की सब्सिडरी कंपनी है। MRPL इज़ आल्सो सीकिंग 1 million barrel ऑफ सच क्रूड फॉर द एंड ऑफ May लोडिंग, दे सेड। The refiners are buying Russian crude on a delivered basis to avoid any complications that sanctions may lead to in arranging shipping and insurance. जो रशियन ऑयल कंपनीज हैं वो अपना the refiners are buying Russian crude on a delivered basis to avoid any complications that sanctions may lead to in arranging shipping and insurance। ये अपना शिपिंग और इंश्योरेंस का जो होता है ना कि अपना एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए कैसे कौन जिम्मेवारी लेगा शिपिंग की, इंश्योरेंस की, वो सभी प्रोवाइड करवा के देंगी ये रशियन ऑयल कंपनीज। इसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है हमारी इंडियन रिफाइनरीज कंपनीज को। द सोर्सेज सेड द ट्रेड विद रशिया इज बीइंग सेटल्ड थ्रू इन डॉलर्स as the international payment mechanism has so far been kept out of the Western sanctions ambit. तो इसमें तो सबसे बढ़िया बात यही है। और मैं आपको हाँ जो चीज़ इसमें बताने जा रहा था वो ये थी कि जो हमारा इंडिया है जो 80 to 85% ऑयल इंपोर्ट करता है वो ज़्यादातर करता है USA, ईरान, ठीक है जी, और बाकी जितनी UAE कंपनीज़ हैं उनसे करता है। रशिया से सिर्फ 80 to 85% जो अपना इंपोर्ट करता है उसमें सिर्फ 2% ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से। सिर्फ 2% कंट्रीब्यूशन है रशिया का एक्सपोर्ट का इंडिया को, और जो इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है सिर्फ 2% करता है। अब आप देख सकते हैं इसमें इंडिया के लिए कितनी बिग अपॉर्चुनिटी है रशिया के साथ डील करके वो अपनी डील को आगे, मतलब जो 2% का मतलब ये हो गया कि अपना 30 लाख बैरल जो उन्होंने अभी ख़रीद की है इतना ही ये पहले करता था। 2% इतना ही आता है अपना पूरे ओवरऑल जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया वाले, उसका जो 2% होता है वो 30 लाख या 40 लाख बैरल क्रूड ऑयल होता है। अब आप देख सकते हैं कि 30 लाख तो अभी इसने IOC ने दे दिया, 20 लाख इसने HPCL ने ऑर्डर किया है 50, और 10 MRPL दे रही है 60। तो ऑलमोस्ट डबल तो अभी से ही हो गया है। और आने वाले टाइम में तो आप देखना कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कि रशिया के साथ जो क्रूड इम्पोर्टेबिलिटी इंडिया की है वो बढ़ने वाली है
2% से ये 20% ही भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो रशिया एक्सपोर्टर है तेल का, वो शायद सेकंड नंबर पे आता है तेल एक्सपोर्ट में। सबसे बड़ा भंडार है रशिया के पास ऑयल का। HPCL की बात करें अब हम, इसमें आपको इसकी भी चार्ट दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें HPCL जो आज के रेट में चल रहा है तो 280 रुपये 80 पैसे के रेट में चल रहा है। और इसका जो लाइफ टाइम देखें तो इसने लाइफ टाइम हाई जो बनाया था वो बनाया था इसने 466, इससे ऊपर ही बनाया हुआ थोड़ा बहुत, मतलब 482 है। देखिए इसने लाइफ टाइम हाई 482, मतलब ऑलमोस्ट 500 के आसपास इसने लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ है 1 सितंबर 2017 को। और जो इसका लो देखें हम 2020 में इसका आया था 178, मतलब 170 के आसपास इसका लो आया हुआ है। तो 500 के कंपेरेटिवली 28×2 56, 70-80% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है अभी के रेट में। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, और कब आप इसको ख़रीदोगे? जब ये 500 पे चला जाएगा तब। इसकी डिविडेंड की भी बात देख लेते हैं कि कितना डिविडेंड देता है ये। आपको अपना पता लग जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ये देखिए इसमें आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, IOC की तो बहुत ज़्यादा थी, 1,14,000 करोड़ बता रहा था शायद मैं आपको। अब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 40,000 करोड़ की, और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और बुक वैल्यू है 268 रुपीज़ ऑलमोस्ट, मतलब अपने बुक वैल्यू के प्राइस पे ही इसका शेयर प्राइस चल रहा है। और डिविडेंड जो आप देखेंगे इसमें, इसका जो डिविडेंड यील्ड है 8% है। IOC का 10% था, इसका 8% है, मतलब बहुत बढ़िया डिविडेंड है। अपना जिसको बेफिक्र होके पैसा लगाना है और अपना 8% डिविडेंड ब्याज लेना है, वो इन कंपनीज में लगा सकता है। और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो IOC से भी ज़्यादा है इसका अर्निंग पर शेयर। उसका 30 रुपीज़ के आसपास था, इसका 60 है, ऑलमोस्ट डबल है इसका अर्निंग पर शेयर। और इसकी बैलेंस शीट की बात करते हैं, इसके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट कितने हैं। ये देखिए इसकी ईयर ऑन ईयर सेल्स है 1,87,000 करोड़ से होकर इसकी 2,33,000 करोड़ की इसकी सेल है ईयर ऑन ईयर। और इसका नेट प्रॉफिट 2017 से 2021 में इसका बढ़कर प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया, 6,000 करोड़ से 10,500 करोड़। 2020 में भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है जैसे कि IOC का था, उसने नेगेटिव में 2200 करोड़ के लगभग लॉस दिया था। तो इसका कोई इस तरह का लॉस नहीं है, इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा रिजल्ट दिया। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसकी 70 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, वाह भाई वाह क्या बात है। इसकी अब होल्डिंग्स की बात करें, प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए, इन्होंने अपनी प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 में इन्होंने 3% के लगभग 3.5% के आसपास इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। अपने आप में गुड साइन है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ाते हैं तो वो कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए एक गुड साइन होता है कि इस कंपनी में कुछ अच्छा होएगा इन फ्यूचर, तभी प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ाता है। अदरवाइज़ इतनी जल्दी से होल्डिंग नहीं बढ़ाते। नहीं तो जो कंपनी आपने देखी होंगी इंसॉल्वेंसी पे खड़ी होती हैं या जो
क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस दे रहे होते हैं, तो उनमें प्रोमोटर्स की आप होल्डिंग देखना कि कैसे धीरे धीरे करके वो अपनी होल्डिंग्स कम करते रहते हैं। और देखने वाले को ये लगता है कि इस कंपनी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन वो उस टाइम पर तो आपको देखने को बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन उसका शेयर प्राइस जो है वो डाउनफॉल में आता रहेगा। जो नहीं आ रहा होगा तो वो मैनिपुलेशन है, वो कभी भी अपना फ्री फॉल गिर सकता है। FIs की इसमें बात करें, देखो ये भी अपना FI 16% से 20% सीधा इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। DIs इन्होंने होल्डिंग अपनी कम की है, कहीं और शिफ्ट की होगी दूसरी कंपनी में, इन्होंने को ठीक लग रहा होगा, IOC में कर दी होगी, BPCL में कर दी होगी, या किसी और में कर दी होगी। पब्लिक की देखेंगे, इन्होंने भी अपनी कम की है। ये तो बेचारे पब्लिक वाले तो रगड़ ही जाते हैं बिना मतलब से, इनको तो प्रॉफिट हाथ ही नहीं लगता। ये बड़े बड़ी मछली अपना प्रॉफिट लेके तो ये तो थी IOC और HPCL की बात, जो मैंने आपको खबर भी बता दी कि इन्होंने अपना इनके रिजल्ट कैसे है, इनके प्रॉफिट कैसे हैं, इनकी प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, ठीक है, इनकी डिविडेंड रेशो क्या है, ये डेट फ्री कंपनीज है। और ये जो अपना आगे तेल जैसे सस्पेंस बनाया हुआ था कि इतने रेट हो चुका है कच्चे तेल का, तेल के रेट बढ़ेंगे, कंपनी के मार्जिन गिर जाएंगे, इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसा हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो इन कंपनीज पे कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करती जा रही है। गवर्नमेंट EV सेगमेंट के ऊपर जोर दे रही है, तो ये भी अपना EV सेगमेंट, अपना EV स्टेशंस लगा रहे हैं ऑयल पंप्स पे अपने। बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी आई है, इन्होंने भी कह दिया कि हम भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम भी अपना बैटरी स्वैपिंग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे अपने पंप्स पे। CNG की बात हुई कि CNG आ रही है, इन्होंने कहा कि हम CNG भी लगवा रहे हैं अपने पंप्स, वो भी CNG भी मिलेगी आपको अंडर वन रूफ। जैसे आप स्टोर में मल्टी ब्रांड स्टोर में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ मिल जाती है 99%। तो उसी तरह से ये कर रहे हैं कि कस्टमर को कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो और हमें भी कोई फ़र्क ना पड़े। ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, कि हम भी उसी हिसाब से चलेंगे कि हमारा फ्यूचर ना ख़त्म हो जाए इससे। तो इन कंपनीज़ के लिए तो बढ़िया है ये, और इनके मार्जिन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इथेनॉल आपको मिक्स करना पड़ेगा, अभी 10%, फिर 15%, फिर 20%। वो भी कंपनी, यही कंपनीज है जो अपना शुगर कंपनी से अपना इथेनॉल खरीद कर रही है और अपने पंपे पे ही बेच रही है उसको। तो ये तो अपना एक तरह से इनका तो काम क्या है, ये तो ट्रेडिंग का काम है। जो देखा जाए ना कि ट्रेडिंग वाले को क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनके मार्जिन पे कोई फ़र्क पड़ता है? 50 वाली चीज़ पर तो 60 रुपये में बेच रहे हैं ट्रेडिंग वाले, अब वो चीज़ हो गई 70 रुपये की। इनका मार्जिन जो है, ये अपना मार्जिन जो इनका 50 में पहले ख़रीद के 60 रुपये में बेच रहे थे, अब इनको 70 पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इनको अपना पैसा और डालना पड़ेगा। ये उसको क्या करेंगे, ये इसको 85 रुपये में बेच देंगे और लोग लेंगे भी और इनका बिकेगा भी। वो किस वजह से बिकेगा? मोनोपोली कंपनीज़ है, बाकी कोई इन पे ऑप्शन ही नहीं है। कस्टमर पे, कंज्यूमर पे है कोई ऑप्शन? आप अपना गाड़ी में तेल डलवाने जाते हैं, या तो आपको IOC का पंप दिखेगा, HPCL का दिखेगा, या BPCL का दिखेगा, ठीक है। और तीनों पे लगभग रेट सेम ही रहेंगे। ये नहीं है कि अपना जैसे ये टेलीकॉम सेक्टर में तबाही आई थी जियो की तरफ से, कि उसने अपना जो लोग रिचार्ज पहले 1 GB का 250 रुपये में करवाते थे, अब उनको वही रिचार्ज 4 रुपये में मिल रहा है 1 GB का पर डे, वो मिलता था 1 महीने के लिए। तो ऐसी क्रांति इनमें तो नहीं आएगी। रिलायंस इंडस्ट्री वाला इसमें मुकेश अंबानी जी अपना ऐसे तो नहीं इसमें कर सकते जैसे उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में कर दिया था कि हाँ भाई ये 100 रुपये का पेट्रोल है, मैं इसको 25 रुपये में दूंगा। ऐसा तो होगा ही नहीं 1% भी। अब इसमें BPCL की बात करते हैं।
बीपीसीएल से लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं। वो क्यों लगाई हुई है? उसका कह रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट होगा, डिसइन्वेस्टमेंट करा हुआ है उन्होंने पिछले 1 साल से। हो रहा नहीं उसका डिसइन्वेस्टमेंट, लोगों का पागल बना दिया उन्होंने। इसकी वैल्यू 700 रुपये हो जाएगी, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया 800 रुपये हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसको ले लो, आज मौका है, कल नहीं मिलेगा। अब देख लो लोगों ने इसको 450 500 तक खरीदा हुआ है। वो तो चलो ये है कि उनका वो आ गया इसमें डिविडेंड, 58 रुपये का एक डिविडेंड आया था, बीच में एक और आया था। जिसने 450 तक लिया हुआ है, चलो उसकी तो अब 390 तक है उसकी शेयर, मतलब के प्राइस में पड़ा हुआ है उसको। लेकिन बंदा ये तो नहीं सोचता कि मैंने 450 का लिया है कि मुझे 390 का पड़ गया। वो तो ये सोचता है कि मुझे डिविडेंड प्लस ग्रोथ मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, अब जो इसकी इन्वेस्टमेंट होनी है वो अब होके रहेगी। वो क्यों होके रहेगी? क्योंकि सरकार के पास भी आगे टाइम कम रह चुका है, 2 साल रह गया नेक्स्ट इलेक्शन में। उस टाइम करेंगे ये इलेक्शन से पहले, तब ओपोजिशन वाले इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। तो इस साल तो हो ही जाएगा। इस साल क्या, इस नए फाइनेंशियल ईयर पे इसका डिसइन्वेस्टमेंट पक्का है मेरे हिसाब से। तो बाकी अपनी किस्मत है। जब सरकारों ने इतनी बार बोल भी दिया है, इतनी बार स्टेटमेंट भी आ चुकी है, और फर्स्ट प्रेफरेंस पे बीपीसीएल, भेल 3-4 कंपनी है जिनका डिसइन्वेस्टमेंट होना है, तो उनका होके तो रहेगा ही। और इस रेट में आपको लेके भी रखना चाहिए। इस रेट में कोई गलत प्राइस नहीं है ये बिल्कुल सही प्राइस में आपको बीपीसीएल मिल रहा है। जो इसका डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो इसकी वैल्यूएशन जो निकल के आएगी ना, उससे इसका शेयर प्राइस 700 750 रुपये जाएगा। और जब ये भागते हैं ना, आपको पता ही है, फिर ये हाथ भी नहीं आते किसी के। टाटा मोटर्स का देख लो, 60 रुपये शेयर था, 115 कब हुआ, 170 कब हुआ, 350 कब हुआ, 550 कब हुआ, पता ही नहीं लगा। और कब वो 1000 रुपये हो जाएगा तब भी नहीं पता लगेगा उसका। बीएससी देख लो आप, 500 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज 3000 रुपये का शेयर हो गया, ऐसा हो गया उसमें। CDSL देख लो, 300 रुपये का शेयर 1300 रुपये में मिल रहा है आज। तो ऐसे ही इसमें बीपीसीएल में भी होगा। लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस बना के रखें। लेकिन हमारे पास पेशेंस होता नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं हम जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाएं। इसकी जो चार्ट की बात करें, इसमें मैक्सिमम जो इसने हाई बनाया हुआ है 527 के आसपास इसका हाई है। 530 आप इसको लेके चलो, ठीक है। और इसका लो कितना है? 270 के आसपास इसका लो है, 260-70 के आसपास। तो इसका हाई 530 है, तो उसके 60% डिस्काउंट पे ये मिल रहा है। 50% डिस्काउंट, 40-50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। सही रेट है ये बिल्कुल, इससे नीचे नहीं जाएगा। मतलब जैसे 330 अभी रशिया यूक्रेन की वजह से आ गया था, मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है इन कंपनी में। ये ऐसी तो मैनिपुलेट बनाते हैं। कहाँ तो इन्होंने एकदम से आग लगा दी थी कि क्रूड के रेट 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तेल इतना महंगा हो जाएगा। अब देख लो, $100 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट है, और उस पर भी इनको डिस्काउंट में अब तेल मिल रहा है रशिया से। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी इन कंपनियों के लिए और कंज्यूमर के लिए। इसमें आप इस के डिविडेंड देखना कि इसमें डिविडेंड, इस कंपनी ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है। IOC और HPCL से भी ज़्यादा डिविडेंड देती है कंपनी। इस कंपनी में, इन वैसे तो तीनों कंपनियों में मुझे सबसे बढ़िया कंपनी BPCL लगती है, क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट के चक्कर में थोड़ा लगता है कि हमें इसकी वैल्यू निकल के आएगी। और अब सही प्राइस भी है इसमें ख़रीदने का। देखो आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 80,000 करोड़ की। IOC की कितनी थी? 1.25 लाख करोड़। HPCL की कितनी थी? उसकी थी 40,000 करोड़, और इसकी है 80,000 करोड़। और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये और बुक वैल्यू 200
₹43। उससे देखो IOC और HPCL का आपने देखा ही था, उसके बुक वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक इसका शेयर प्राइस था, लेकिन इसका ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30-40% तो है ही है ज़्यादा। बीस 30% ज़्यादा है। और डिविडेंड देखो आप, इसमें डिविडेंड देखेंगे ना, इसमें 22% डिविडेंड दे रही है कंपनी। 22% मतलब 1.5% से भी ऊपर, जो आप मार्केट में देते हैं ना सही बंदे को कि हाँ भाई मुझे सही बंदे को पैसे देने हैं, तो वो रेट पे अपना ये आपको डिविडेंड दे रही है पूरे साल का 1.5%। और क्या चाहिए। और EPS अर्निंग पर शेयर इसकी देखेंगे ₹88। मेरा मानना तो ये है कि चलो आप एक कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट ना करके तीनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर लो। डाइवर्सिफाई आपका अकाउंट होना चाहिए इनमें, जिससे कल कोई भी खबर आए। कई बार क्या होता है कि BPCL के बारे में कह रहे हैं कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, पता लगा कि अपना IOC का ही कर दिया इन्होंने, या अपना HPCL का ही कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। चलो डिसइन्वेस्टमेंट तो नहीं किया, कि कुछ और ऐसा कर दिया कि वो उनके लिए एक बूम आ गया उसमें एकदम से। क्योंकि इनका कंपनीज़ का और गवर्नमेंट का ऐसे ही रहता है कि लोगों का पैसा ये अपना उसमें फंसवा देते हैं, और बड़ी बड़ी जो शार्क मछली होती है उनको ये अपना कहीं उनको प्रॉफिट करवा देते हैं। इसकी जो बैलेंस शीट की बात करेंगे तो आप 2017 से 21 के बीच में देख सकते हैं 2 लाख से इसकी 3 लाख करोड़ भी सेल हुई है, और 2,30,000 करोड़ की सेल हुई है। इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इसकी 8500 करोड़ से 17,645 करोड़ की इसका प्रॉफिट है। देख लो आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो बात करें, इसमें दिसंबर 2020 में इसकी सेल हुई है 66,000 करोड़, और 21 दिसंबर 2021 में हुई है 95,326 करोड़। और दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 में इसकी सेल आप देख ही रहे हैं कि कितनी स्टेबल चल रही है, बिल्कुल सही रेट पे चल रही है। मार्च 21 में इसकी 10,000 करोड़ की सेल हुई थी। आप देख ही रहे हैं इसमें कि जैसे ये EV CNG बड़े बड़े शहरों में तो CNG भी चल रही है, वो भी चल रहा है, EV व्हीकल्स भी चल रहे हैं। तो सेल पे कहीं फ़र्क पड़ रहा है नहीं कि सेल ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी बढ़ी रही है, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। तो अचानक से कुछ नहीं होता, जैसे इन्होंने हुआ डाला हुआ है ना कि EV आ जाएगा, CNG आ जाएगा, इन व्हीकल्स को कोई नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो शेयर है ना इतना ज़्यादा है कि उसको रिप्लेस होने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे, कम से कम। और इसकी होल्डिंग की जो बात करें, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है एक साल से, 53%, मतलब 50% प्लस है। अच्छी बात है। FIs की होल्डिंग देखो बढ़ी रही है थोड़ी सी। DIs की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है। पब्लिक बेचारी होल्डिंग सेम करके बैठी है पिछले 2 क्वार्टर से, 6 महीने से। 6 महीने कहाँ, पिछले 8-9 महीने से पब्लिक, जून 21 से इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। वो इसलिए बढ़ाई है कि इन्होंने कहा था कि सितंबर में इसकी डिसइन्वेस्टमेंट ज़रूर हो जाएगी। सितंबर में नहीं हुई, दिसंबर में नहीं हुई इनकी, 2 क्वार्टर तो ऐसे ही चले गए। और मार्च भी इनका चले ही गया। मार्च में तो बोल ही रहे थे हो ही जाएगी। लेकिन अभी जो आप इस रेट में उठा लेते हैं ना, जो नए इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो इसलिए क्योंकि जो टाइम जो पीछे चला गया ना, 6 महीने 9 महीने, वो उनको एक बोनस मिल रहा है। जो बेचारे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो तो तंग आ चुके हैं, स्विच भी कर रहे होंगे कुछ तो कि नहीं यार कुछ नहीं है इसमें। लेकिन नए इन्वेस्टर हैं जो, या एवरेज करना चाहते हैं, जिनके हाई रेट में लिए हुए हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप देखो, शेयर मार्केट तो वैसे सट्टा ही है। सट्टा कब है? शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, अच्छी कंपनी में रखेंगे, फिर नहीं इसको सट्टा कह सकते।
फिर तो एक आपकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप एफडी में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, इस तरह से शॉर्ट टर्म के लिए सट्टा ही है। तो आप इससे उम्मीद लगा के बैठे हैं तो आपकी उम्मीद पे खरा भी उतरेगा, मेरा तो मानना यही है, क्योंकि मेरी भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है ही है इसमें। हमने भी उन्हीं के कहने पे लिए ही था एक बार तो, कि जिस एक ये हवा सी बना देते हैं एक ना, लोगों का मन ऐसा कर देते हैं कि बस अब लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अब इसमें इसको ख़रीद लो, अब ये मौका दोबारा नहीं आएगा। बस उस टाइम तो बंदे को लगता है कि 1 रुपये महंगा हो गया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, बस ये हाथ नहीं लगेगा अब। इस तरह की हवा बना देते हैं, लेकिन इनकी बातों में आना नहीं चाहिए। अपने एनालिसिस, अपना फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए आपको, ठीक है, और तब जाके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसमें जो खबर की बात करें, हाँ, बीपीसीएल में टारगेट ₹360 लोन लाइक। बीपीसीएल के लिए जो खबर है ना, वो क्या है कि ये इन्होंने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो है बाकी कंपनीज के साथ इन्होंने टाई अप किया है। बैटरी स्वैपिंग का क्या मतलब है कि इसमें जैसे आपने ईवी व्हीकल लेना है, ईवी व्हीकल आप विद बैटरी और विदाउट बैटरी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आप मोटरसाइकिल लेते हैं एजेंसी से, मोटरसाइकिल लेने पे आपको वो सिर्फ तेल कितना डाल के देता है टंकी में, 100 ml या 150 ml तक। बाकी वो कहेगा कि अपना पेट्रोल पंप पे जाना और वहाँ से डलवा लेना। ऐसी ईवी का भी होगा कि ईवी व्हीकल जो है आपको बैटरी के साथ लेना, बैटरी के साथ भी मिल जाएंगे, और विदाउट बैटरी लेना, विदाउट बैटरी भी। उसमें क्या रहता है कि आपने बैटरी, आपको लॉन्ग रूट पे जैसे कहीं जाना है, देखो जो आपको लोकल ही रहना, फिर तो आपको अपनी बैटरी वाली लेके फ़ायदा है। और लॉन्ग रूट पे जाना है तो उसमें क्या होगा कि आप लॉन्ग रूट पे गए, बैटरी तो वैसे आपको रखवानी ही पड़ेगी अपने व्हीकल में, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। लॉन्ग रूट पे क्या होगा कि आपने अपने घर से बैटरी डलवा के चले कहीं आसपास ऑयल पंप से, जहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड है, जितने किलोमीटर आपको जाना है, जितनी उसकी रेंज है, सपोज उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे। आप 300 किलोमीटर से पहले जैसे आपको डिस्चार्ज होने का उसका साइन मिलेगा, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, वहाँ से आप फिर दूसरी बैटरी डलवा के आगे फर्दर ऐसे चलते रहेंगे। तो ये इन्होंने उस सेगमेंट में अपना बीपीसीएल वालों ने टाई अप किया है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। और दूसरा ये अपना क्या बोलते हैं, ईवी व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हैं अपने पंप्स पे। अब जो अपना बैटरी को चार्ज करेंगे उसके लिए चार्जिंग पॉइंट तो होना ज़रूरी है, और वो कैसे पता लगेगा भाई कहाँ पे है, तो वो पता लग ही जाएगा जब जहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये बीपीसीएल का पंप है, यहाँ पे आपको ईवी चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा, बैटरी स्वैपिंग भी मिल जाएगी यहाँ पे। और तीसरी चीज़ ये है कि अपना सीएनजी भी इन्होंने साथ के साथ प्रोवाइड करवानी स्टार्ट कर दिया। आप अपना कहीं पे बीपीसीएल के पंप्स देखेंगे तो आपको वहाँ पे सीएनजी ज़रूर मिल जाएगी आपको, मतलब ऑल इन वन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इथेनॉल जो ब्लेंडिंग है उसमें 20% की, तो अंडर वन रूफ आपको सभी चीज़ें ऑल इन वन आपको प्रोवाइड होंगी ही होंगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप मल्टी ब्रांड स्टोर में जाते हैं वैसे ही आप आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल पंप्स पे जाइए। जो आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली है पेट्रोल डलवाइए, डीजल वाली है डीजल डलवाइए, बैटरी वाली है वहाँ पे चार्ज करवाइए, सीएनजी वाली है सीएनजी डलवाइए, स्वैपिंग वाली है तो स्वैप करवाइए वहाँ पे, ठीक है। और क्या चाहिए। और किसी को वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाइए, टॉयलेट की भी फैसिलिटी है वहाँ पे।
किसी को रेट सुन के जैसे प्रेशर पड़ जाता है, एकदम से रेट जैसे पीछे से बढ़े थे 95 के 106 रुपये 107 रुपये चला गया था। कईयों का होता है ना, हाजमा नहीं होता, प्रेशर पड़ गया, वो भी फैसिलिटी यहाँ पे टॉयलेट जाने की। तो सारी फैसिलिटियाँ मिल रही हैं आपको एक ही प्लेस पे, और क्या चाहिए, और क्या बंदों की जान लोगे। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट दे रही है इतने लॉन्ग टाइम से और आगे भी देती रहेंगी। सेकंड, डिविडेंड पेइंग कंपनी है कि आपका अर्निंग पर शेयर भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है, पैसे के साथ साथ असल के साथ साथ ब्याज भी दे रही है आपको, और आपके असल को भी बढ़ा रही है। तीसरा क्या है कि डेट फ्री कंपनीज है, कोई कर्जा नहीं है इन पे, ना ही आने वाले टाइम में होगा। फोर्थ क्या है कि मोनोपली कंपनीज है, कोई कंपटीशन की उम्मीद नहीं है इनमें कि आगे आने वाले टाइम में इसमें कंपटीशन हो जाएगा। और फिफ्थ क्या है कि वाइड स्कोप है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है कंपनीज। जैसे जैसे अपना सरकार पॉलिसी बना रही है वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग ये चल रही है। तो जैसे वैसे ही चलती रहे कंपनी, कोई सी भी कंपनी हो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है 1% की भी। अब आपका बिजनेस, आप कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होता है, चाहे किसी का छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस है, हर एक बंदे को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उन्हीं चैलेंजेस से कई बार बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि वो उस और शिफ्ट नहीं कर पाता। उसके कई रीज़न होते हैं, क्योंकि उस पर पैसा नहीं होता मॉडर्नाइजेशन को अपनाने के लिए। ठीक है, पैसा होता है उस पर, टेक्नोलॉजी टेक्निक नहीं होती, मैनेजमेंट नहीं होती उसके पास कि कैसे इसको अडोप्ट किया जाए। और पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मैनेजमेंट भी है, लोकेलिटी नहीं है कि कई बार लोकेशन चेंज हो जाती है, कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कई बार बिजनेस वहाँ से ख़त्म हो जाता है, इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती है, शिफ्ट होके दूसरी जगह चली जाती है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की मान लो फैसिलिटी होगी दूसरी जगह, लेबर की फैसिलिटी होगी, या गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ जाएगी कि वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स कई बार आपको फेस करनी पड़ देखी होंगी आपने अपने बिजनेस में। जो इन चीज़ों को अपना टाइम के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग कर लेगा, वो सक्सेसफुल रहेगा अपने बिजनेस में। नहीं तो जो नहीं कर पाएगा किसी भी वजह से, जो उसके हाथ में नहीं होती है, मजबूरी बन जाती है, उसका बिजनेस फेल हो जाता है, या उसको कंपटीशन ज़्यादा मिलने लग जाता है, तो उसका मार्जिन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इन कंपनियों में है नहीं। इन सभी के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है कि अपना हाई मार्जिन, प्राइम लोकेशन, मैनेजमेंट बढ़िया है, मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, पैसा भरपूर है। तो इन कंपनीज के लिए तो कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है ही नहीं किसी भी तरह से। तो घबराना क्यों, आप इनमें इन्वेस्टमेंट करिए, बेझिझक करिए, अपना फंडामेंटल मेरे कहने पे ना कीजिए। पहले तो मैं आपको ये बात बोल दूँ, ठीक है कि नहीं। अपना फंडामेंटल जो भी है एनालिसिस कीजिए, अपना फंड एडवाइज़र जो भी आपका है उनसे बातचीत कीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। कितना आपका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। आपको कितने % रिटर्न चाहिए, ये कंपनी इतने टाइम में रिटर्न दे पाएगी नहीं दे पाएगी, कितना दे पाएगी, उसके अकॉर्डिंग चलिए। अब BPCL का डिसइन्वेस्टमेंट पिछले 8-9 महीने से नहीं हुआ। अब लोग तो कहेंगे देखो जी, इन्होंने कहा था हमने पैसा लगाया था 3 महीने के लिए लगाया था, इन्होंने कहा था 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन मैंने 5 महीने के लिए मैं रुक सकता था, अब मैं क्या करूं। भाई ये तो शेयर ऐसे ही होता है कोई सी भी कंपनी के, इनका कोई भरोसा नहीं होता। किसी के कहने पे नहीं लगाना चाहिए, आपको अपनी कॉल खुद से लेनी चाहिए। जो मेरा भी चैनल है, मैं भी अपनी एनालिसिस करके पूरे अच्छे से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, कि जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि मुझे किसी को नुकसान पहुँचा के क्या फ़ायदा होने वाला है। बल्कि जब आप मेरा चैनल देख के, मेरी वीडियो देख के आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप मेरा चैनल देखेंगे, नहीं तो क्यों देखेंगे। जो आपको नुकसान होगा मेरा चैनल देख के, तो आप तो इसको अनसब्सक्राइब भी कर देंगे।
देखेंगे ही नहीं और 10 और लोगों को बोलेंगे भाई इसका चैनल मत देखना। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको अपने खुद से भी थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। नहीं तो ये 5-6 चीज़ें तो ज़रूर देख ही लेनी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और कभी भी इन्वेस्टमेंट पीक लेवल पे करने से बचना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम हाई का पता नहीं होता वो कब फ्री फॉल हो जाए एकदम से। जैसे कोई भी कंपनी आप देख लो कि एक बार वो वी रिकवरी से अपना जे कर्व बनाएगी, फिर जे से वो अपना ए पे आ जाती है, नीचे आ जाती है, सीधा फ्री फॉल बना देती है। या तो उस कंपनी में स्कोप अच्छा दिख रहा हो ना, जैसे CDSL BSC, इनका पता नहीं था इतना ऊपर चले जाएंगे। चलो फिर भी ये था कि लोग इनसे जुड़ रहे थे। अकाउंट LIC की वजह से, जैसे बोल रहे थे कि 5 करोड़ नए कस्टमर जुड़ जाएंगे, उससे BSC को बेनिफिट मिलेगा, CDSL को बेनिफिट मिलेगा, इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से इनके शेयर डे बाय डे अपना इंक्रीज़ होते चले गए। तो इस वजह से बस मेरा तो यही कहना है कि आप अपना खुद का फंडामेंटल एनालिसिस करके थोड़ा बहुत आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनीज है IOC, HPCL, BPCL, और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 30-40% का रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। धन्यवाद।